सन 1945 के अंत तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को आया था। पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। लोग भूखमरी और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे थे। पूरी दुनिया भी किसी भी तरह शांति कायम करना चाहती थी। यूएसए के कैलिफोर्निया में 1945 25 अप्रैल को 50 देशों के मेंबर एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिसका मकसद था पूरे दुनिया में शांति को लौटाना। अगले 2 महीनों तक ये कॉन्फ्रेंस चली और सारे मेंबर्स इसके ड्राफ्ट को बनाने में जुट गए। फाइनली 26 जून 1945 को सबके सहमति से इस चार्टर पे साइन किया गया और एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन के सबके सामने आया, जिसको आज हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया ताकि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए सॉल्व कर पाए और पूरे दुनिया में इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल बैलेंस बना के रख पाए, ताकि पूरी दुनिया दोबारा और एक वर्ल्ड वॉर की तरफ ना झुक जाए और शांति से जी पाए। अगर प्रेजेंट सिनेरियो को देखा जाए तो कई सारे देश अलग अलग वॉर फ्रंट खोल के बैठे हुए हैं और इवन कुछ खास कर नहीं पा रहे। तो ये सवाल बनता है कि आज भी क्या यूएनएससी उतना ही रिलेवेंट है? क्या ये अपने मकसद को पूरा करने का जो पावर है उसको धीरे धीरे खो रहा है, या फिर सच में अभी वक्त आ चुका है यूएनएससी को रिफॉर्म करने का? भारत का यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने का सपना क्या सच में साबित होने जा रहा है? मेरा नाम है बिट्टू विश्वास और चलिए जानते हैं भारत किस आधार पे परमानेंट मेंबरशिप का दावा कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतने वाले बड़े 5 देशों को ही यूएनएससी में परमानेंट मेंबर का दर्जा मिला, जिसमें शामिल है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और रसिया। और बाकी 10 देशों को हर 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया। भारत को अभी तक 8 बार चुना गया है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, लेकिन यूएनएससी का असली पावर भेटो के रूप में उन 5 ही देशों के पास रह गया है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 27 के मुताबिक कोई भी सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन को पास होने के लिए परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर को मिला के 15 देशों में से कम 9 देशों की सहमति होना जरूरी है। लेकिन कोई भी अगर परमानेंट मेंबर इसमें नेगेटिव वोट डाल दे तो वो रेजोल्यूशन पास होने से रुक जाता है। और ये कई बार देखा गया है कि ये परमानेंट 5 देश अपने फायदे के लिए या तो अपने अलाइड देशों के इंटरेस्ट को देखते हुए वेटो का नेगेटिव इस्तेमाल किए हैं। मार्च 2024 तक सबसे ज्यादा वेटो इस्तेमाल करने वाला देश है रसिया, यानी तब का यूएसएसआर। 128 बार अपने वेटो का इस्तेमाल करके रसिया ने अलग अलग रेजोल्यूशन पास होने से रोका है। यूएस 85 बार, यूके 29 बार, चाइना 19 बार और फ्रांस 16 बार अपने अपने वेटो का इस्तेमाल करके अलग अलग रेजोल्यूशन को पास होने से रोका है। मतलब सारे नॉन परमानेंट मेंबर के सहमति होने के बावजूद अगर एक भी परमानेंट मेंबर ने अपने वेटो का इस्तेमाल कर दिया तो कोई भी रेजोल्यूशन पास होने से रुक जाता है। तो ये सवाल उभर के सामने आता है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स को दिए जाने वाले इस वेटो पावर का क्या मतलब बनता है। यूनाइटेड नेशन के 60 साल के एक्टिविटी को स्टडी करते हुए ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉल केनेडी ने कहा है कि यूएनएससी के अचीवमेंट के साथ साथ इसको कई सारे रिमार्केबल फेलियर भी देखना पड़ा है। इवन कई बार ये फेलियर्स इसको ओवरपावर भी कर गए। उन्होंने यूएनएससी के इन फेलियर्स के पीछे लैक ऑफ रिलायबल मिलिट्री सोर्स को मेन रीजन बताया है। बहुत बार कई सारे कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए बगैर सोचे अचानक से पीस कीपिंग मिशन का ऐलान करना डिजास्टरस साबित हुआ है। कई बार यूएनएससी के रिलेवेंट होने के ऊपर भी सवाल उठे हैं, जब बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में यूएन को चुप बैठते हुए देखा गया। सूडान में जब दरफर क्राइसिस के दौरान सूडान गवर्नमेंट के सपोर्ट से जंजावीर मिलिटेंट्स हजारों सिविलियंस को मार देते हैं, तब भी यूएन कुछ खास कदम नहीं उठाता। सर्बियन ट्रूप्स ने भी जब बोस्नियक जनजाति के लोगों का जेनोसाइड किया, तब भी यूएन चुप था। इसके अलावा कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो यूएन सॉल्व नहीं कर पाया, जैसे साइप्रस, श्रीलंका, सीरिया। और जब आज यूनाइटेड नेशन के एक परमानेंट देश रसिया सालों से यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन इजराइल के साथ जंग में फंसा हुआ है, तब भी यूएन कुछ खास नहीं कर पा रहा है। यूएनएससी को बनाने के टाइम तब जो पावरफुल बड़े देश थे उन्होंने खुद को दुनिया का लीडर बना लिया और आज तक उसका फायदा उठाते आ रहे हैं। लेकिन आज धीरे धीरे दुनिया में पावर शिफ्ट हो रहा है।
भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे G4 मेंबर देश बहुत दिनों से यूएनएससी को रिफॉर्म करने का सवाल उठा रहे हैं। यूएन के जनरल असेंबली में इस मुद्दे पर सहमति व्यक्त करने के बाद भी एक्चुअल में इसको रिफॉर्म करने का कोई खास लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दिया है। अभी इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी हमारी है, दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारा है, और अगर एक्सपर्ट की माने तो 2027 तक ये जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक रिमार्केबल प्रेजेंस नजर आ रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाने के बावजूद इंडिया उसी रशिया से क्रूड ऑयल खरीद के उसको रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री में बेच रहा है। दिल्ली में ऑर्गेनाइज G20 समिट में सबको यही लगा कि शायद रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की वजह से इंडिया सबको डिक्लेरेशन साइन करने में मना नहीं पाएगा, लेकिन आखिरकार हम लोगों ने अपने डिप्लोमेसी को यूज करते हुए सबको मना ही लिया। ह्यूमैनिटेरियन एड्स की अगर बात करें तो पूरे दुनिया में शायद ऐसा कोई देश होगा जो कोरोना पेंडेमिक के दौरान इतने मात्रा में वैक्सीन और दूसरे दवाइयां पूरे दुनिया में सप्लाई किया होगा। डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो दुनिया का 2nd लार्जेस्ट और 4th स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी हमारे पास है। पहले इंडिया पूरे दुनिया से वेपन्स सिर्फ खरीदता था, आज डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भी हम पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। ये सारे रीजंस काफी हैं इंडिया का यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलने के लिए। इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बार बार बोलते हैं कि इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर जरूर बनेगा और बहुत जल्द ही बनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूएनएससी के अभी के परमानेंट मेंबर्स क्या यह बदलाव लाने देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।